गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम व्यापारिक बैंक के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो आज हम अध्ययन करेंगे कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा शाखा निर्माण या सृजन किस प्रकार से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले शाखा निर्माण क्या होता है। शाखा निर्माण से आशय व्यापारिक बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे ऋण देकर प्रतिभूतियों में निवेश करके गौण जमा का विस्तार करते हैं, उसे ही शाखा निर्माण कहा जाता है। शाखा निर्माण की क्रिया की कुछ आधारभूत धारणाएं हैं, जैसे बैंक जमा। शाखा निर्माण का आधार क्या है? बैंक जमा है। और केंज और फिलिप्स के विचारों के आधार पर प्रोफेसर होम ने दो प्रकार की जमा राशियों का उल्लेख किया है, प्रारंभिक जमा और गौण जमा। अब प्रारंभिक जमा क्या होती है? जो धनराशि लोगों के द्वारा बैंकों में नगद मुद्रा के रूप में जमा करवाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक जमा कहा जाता है। इस जमा को निष्क्रिय जमा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण करने में बैंक की कोई भी देन नहीं होती। ये जमा की राशि जमाकर्ताओं पर ही निर्भर करती है। सेकंड होती है गौण जमा या फिर शाखा जमा। जब कोई व्यक्ति बैंक से उधार लेने के लिए आता है तो बैंक उसे नगद राशि नहीं देता है, बल्कि क्या करता है? उसके नाम एक खाता खोलता है और उसे चेक के द्वारा उसमें से रुपया निकालने का अधिकार देता है। तो इस प्रकार की जमा को क्या कहते हैं? शाखा जमा या गौण जमा कहते हैं। तो बैंक के द्वारा दिया गया प्रत्येक ऋण नई जमा उत्पन्न करता है। तो शाखा जमा प्रारंभिक जमा का ही क्या है? परिणाम होती है, क्योंकि बैंक नगद जमा का कुछ भाग कोष में रखकर शाखा जमा का सृजन करता है। व्यापारिक संस्था। बैंक क्या है? एक व्यापारिक संस्था है, इसीलिए वह अपनी राशि को अधिक से अधिक मात्रा में उधार देकर अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। नगद कोष अनुपात। बैंक अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वह अपनी जमा राशि की सारी मात्रा ही उधार दे देंगे। जो लोग बैंक में रुपया जमा करवाते हैं वे किसी भी समय रुपया निकलवाने भी आ सकते हैं। तो बैंकों का अनुभव ये है कि सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी सभी जमाओं को नहीं निकलवाने आते। इसीलिए बैंक क्या करता है? जितनी भी कुल जमा राशि है उसमें से कुछ भाग अपने पास नगद कोष के रूप में रख लेते हैं, ताकि वे जमाकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और कुल जमा का जो अनुपात बैंक अपने पास नगद के रूप में रखते हैं उसे ही क्या कहते हैं? नगद कोष अनुपात कहते हैं। अत्यधिक कोष। अपनी कुल जमा में से नकदी को रखने के बाद बैंकों के पास जो राशि बचती है उसे अत्यधिक कोष कहते हैं, क्योंकि वास्तव में ये अत्यधिक कोष ही शाखा निर्माण का आधार है। शाखा गुणक। शाखा गुणक से आशय कुल जमा में वृद्धि व प्राथमिक जमा में वृद्धि के अनुपात से है। यदि मान लो प्राथमिक जमा में 100 रुपये की वृद्धि होती है, तो इसके कारण कुल जमा में कितनी वृद्धि होती है? 1000 रुपये की वृद्धि होती है। तो शाखा गुणक कितना हुआ? 10 होगा, क्योंकि शाखा गुणक और नगद कोषानुपात में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। अब शाखा निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, तो हम देखेंगे शाखा निर्माण की प्रक्रिया को दो तरह से। एक बैंकिंग प्रणाली में शाखा निर्माण किस प्रकार से होता है, और बहु बैंकिंग प्रणाली में शाखा निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं एक बैंकिंग प्रणाली में शाखा निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे शाखा गुणक का बैंक आधार। बैंक प्राय क्या करते हैं? अपनी प्राथमिक जमा के आधार पर ही शाखा का निर्माण करते हैं। और इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बैंक में कितने रुपए जमा करवाता है? 1000 रुपये जमा करवाता है। तो बैंक के लिए ये 1000 रुपये क्या हुआ? प्राथमिक जमा या फिर नगद जमा। तो बैंक अपने अनुभव के आधार पर जानता ही है कि सभी जमाकर्ता अपनी जमाओं को एक समय पर नहीं निकलवाएंगे। तो बैंक अपनी कुल जमा की जो कितनी थी? 1000 रुपये कि 10% राशि को नगद रूप में रखकर बाकी की राशि को क्या देता है? वो ऋण के रूप में दे देता है। तो इस प्रकार से बैंक 100 रुपया नगद कोष में रखकर बाकी 1000 में से 900 रुपये को किसी
ए व्यक्ति को उधार दे देता है। अब बैंक ये 900 रुपये की राशि नकदी के रूप में नहीं देता, बल्कि क्या करता है, उसके नाम 900 रुपये का खाता चालू कर देता है। तो बैंक के द्वारा ए व्यक्ति को 900 रुपये की राशि के चेक देने की अनुमति दे दी जाती है। अब मान लीजिए ए व्यक्ति ने किसी बी व्यक्ति को 900 रुपये के ऋण का भुगतान किया, तो वह बी व्यक्ति को 900 रुपये का चेक दे देता है और बी व्यक्ति इस चेक को बैंक में अपने खाते में जमा करवा देता है। तो बैंक ए व्यक्ति के खातों में से 900 रुपये निकाल कर किस व्यक्ति के खाते में जमा करवा देता है, बी व्यक्ति के खाते में 900 रुपये जमा कर देगा। तो इस प्रकार से बैंक की जमा में क्या हुआ, 900 रुपये की वृद्धि हो गई और बैंक इन 900 रुपयों में से 10% वापस नगद कोष के रूप में रखकर 810 रुपये सी व्यक्ति को उधार दे देता है। अब मान लीजिए सी व्यक्ति ने किसी डी व्यक्ति के ऋण का भुगतान करना है, तो वह व्यक्ति को 810 रुपये का चेक दे देता है और बैंक सी व्यक्ति के खाते में से 810 रुपये निकाल कर किसके खाते में जमा कर देता है, बैंक डी व्यक्ति के खाते में 810 रुपये जमा कर देता है। तो इस प्रकार से बैंक की जमा में 810 रुपये की वृद्धि हो जाती है और ये प्रक्रिया काफ़ी समय तक चलती रहती है। तो इस प्रकार से बैंक जमा खातों के रूप में ऋण देकर साख का निर्माण करता है एक बैंकिंग प्रणाली में। अब हम देखते हैं बहु बैंकिंग प्रणाली में साख का निर्माण व्यापारिक बैंकों के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। जैसे मान लो किसी अर्थव्यवस्था में कई सारे बैंक हैं। अब बैंक ए के पास एक व्यक्ति 1000 रुपये नकदी के रूप में जमा करवाता है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि बैंक जानता है कि सभी व्यक्ति एक समय तो पैसा निकलवाएंगे नहीं, तो इसीलिए वह बैंक कुल जमा का 10% नगद कोष के रूप में रखकर बाकी की राशि क्या कर देता है, ऋण के रूप में दे देता है। अब ए बैंक 100 रुपये नगद कोष में रखकर 900 रुपये किसी एम व्यक्ति को उधार देता है और वह इस रुपये का भुगतान चेक के रूप में ऐसे व्यक्ति को करता है जिसका खाता क्या होता है, दूसरा बैंक मीन्स बैंक बी में होता है। तो ये व्यक्ति 900 रुपये के चेक को बैंक बी में जमा करा देगा। तो इस प्रकार से बी बैंक 900 रुपये का 10% मीन्स 90 रुपये नगद कोष में रखकर 800 रुपये उधार दे देगा। तो जिस व्यक्ति को ये रुपया उधार दिया गया है उसने चेक के द्वारा इसका भुगतान ऐसे व्यक्ति को किया है जिसका सी बैंक में खाता है, तो वे व्यक्ति 810 रुपये को सी बैंक में जमा करवा देगा और इस प्रकार से सी बैंक की प्राथमिक जमाओं में कितनी वृद्धि हो गई, 810 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। तो सी बैंक 810 रुपये का 10% मीन्स 81 रुपये अपने पास रखकर 729 रुपये उधार दे देगा और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि 1000 रुपये जमा के कारण सभी बैंक 9000 रुपये की साख निर्माण न कर ले। तो इस प्रकार से ये था बहु बैंकिंग प्रणाली में साख का निर्माण। लेकिन साख निर्माण की भी कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे नगद कोष का अनुपात। बैंक साख का कम निर्माण कर सकेंगे या अधिक, ये किस पर डिपेंड करता है, नगद कोष अनुपात पर निर्भर करता है। यदि मान लो नगद कोष में अधिक राशि रखना चाहते हैं बैंक तो कम साख का निर्माण होगा और यदि बैंक नगद कोष अनुपात को कम रखना चाहते हैं तो अधिक साख का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से नगद कोषानुपात और साख निर्माण में विपरीत संबंध होता है। प्राथमिक जमाओं की मात्रा। बैंक के द्वारा साख का निर्माण प्राथमिक जमाओं की मात्रा पर भी निर्भर करता है, क्योंकि इन दोनों में कैसा संबंध पाया जाता है, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। जैसे प्राथमिक जमाओं की मात्रा अधिक है और नगद कोष के अनुपात स्थिर है तो साख निर्माण अधिक होगा और यदि प्राथमिक जमाओं की मात्रा कम है तो साख निर्माण कम होगा। लोगों की बैंकिंग संबंधी आदतें। बैंकों के साख निर्माण की शक्ति लोगों की बैंक संबंधी आदतों पर भी निर्भर करती है। यदि किसी देश में जनता लेन देन तथा व्यापार संबंधी भुगतान चेक के द्वारा करती है तो लोगों को अपना कम रुपया नगद के रूप में रखना पड़ता है, तो इसके कारण बैंकों के नगद कोष बढ़ जाते हैं और बैंकों की साख निर्माण की शक्ति भी बढ़ जाती है। लेकिन विकसित देशों में बैंकों की साख निर्माण की शक्ति अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर लोग क्या करते हैं, सब प्रकार के लेन देन चेक के द्वारा करते हैं।
लेकिन अल्प विकसित देशों में बैंकों की साख निर्माण की शक्ति कम होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग अधिकतर लेन देन चेक के द्वारा नहीं करते बल्कि नकदी के रूप में करते हैं। तो इससे नकदी की मांग अधिक रहती है और बैंकों की नकद जमा कम हो जाती है। केंद्रीय बैंक की साख संबंधी नीति। व्यापारिक बैंकों साख के निर्माण शक्ति किसी देश के केंद्रीय बैंक की साख नीति पर भी निर्भर करती है। यदि केंद्रीय बैंक साख के विस्तार की नीति अपनाता है तो व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की शक्ति अधिक होगी, और इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक साख के संकुचन की नीति अपनाता है तो बैंकों के साख निर्माण की शक्ति कम होगी। अन्य बैंकों की नीति। एक बैंक की साख निर्माण की शक्ति दूसरे बैंकों द्वारा अपनाई गई नीति पर भी निर्भर करती है। यदि सब बैंक आपस में सहयोग से काम करते हैं तो अधिक साख का निर्माण होगा, और यदि किसी अर्थव्यवस्था में एक बैंक साख का निर्माण करता है लेकिन दूसरे बैंक उतने ऋण नहीं देते जितने कि अपने अतिरिक्त कोष के आधार पर दे सकते हैं, तो साख के निर्माण की कुल मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। चलन में रिसाव। साख निर्माण की प्रक्रिया साख में से रिसाव पर भी निर्भर करती है। यदि जमाओं के सर्जन की प्रक्रिया के किसी चरण में कोई चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति वह रकम बैंक में जमा कराने की बजाय उसे निकालकर चलन में खर्च कर देता है या फिर बैंकिंग व्यवस्था से बाहर कहीं और जमा कर देता है, तो इससे क्या होगा? साख के सर्जन की मात्रा कम हो जाएगी। प्रतिभूतियों का स्वरूप। बैंकों की साख निर्माण की शक्ति प्रतिभूतियों के स्वरूप पर भी निर्भर करती है। यदि उधार लेने वाले व्यक्ति विश्वास योग्य हैं तो बैंकों को ऋण के बदले में अच्छी प्रतिभूतियों की जमानत दे सकते हैं, तो बैंक अधिक साख का निर्माण कर सकेंगे। इसके विपरीत यदि प्रतिभूतियां जोखिमपूर्ण हैं तो कम साख का निर्माण कर सकेंगे। व्यापारिक तथा औद्योगिक स्थिति। बैंकों की साख निर्माण की शक्ति देश के व्यापारिक और औद्योगिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। मंदी के दिनों में व्यापार तथा उद्योगपतियों द्वारा ऋण की मांग कम होने पर बैंक अधिक साख का निर्माण नहीं कर पाते और तेजी की स्थिति में बैंक अधिक साख का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये थी व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण की सीमाएं। थैंक यू।